गुड इवनिंग एवरीवन। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ाया था वो महात्मा गांधी जी के बारे में बताया था कि महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में क्या योगदान रहा, कौन से आंदोलन किए, उनके विचार क्या थे। ये आपके सिलेबस में थे गांधी जी। उसके बाद एक दूसरे पर्सन हैं, दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आज हम लोग अध्ययन करते हैं और इसमें हमारा प्रयास होगा कि जो भी बताया जाए महत्वपूर्ण क्वेश्चन उससे ऑब्जेक्टिव टाइप अति उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न बने और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको लाभ हो। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम जानते हैं कि 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था और एक प्रकार से कह सकते हैं उड़ीसा उनकी जन्मभूमि थी, लेकिन उनका जो कार्य क्षेत्र था वो कलकत्ता था। तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक जिले में, और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वह कटक में ही हुई है, लेकिन उच्च शिक्षा जो है कलकत्ता में हुई है। और 1919 में इन्होंने जो है ग्रेजुएशन पास किया और 1920 में आईसीएस की जो परीक्षा उस समय हो रही थी उसमें सुभाष चंद्र बोस जी को चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। 1921 में सुभाष चंद्र बोस जी अपने राजनीतिक गुरु CR दास या चित्तरंजन दास से मिलते हैं और एक प्रकार से सक्रिय राजनीति की शुरुआत करते हैं। लेकिन आप देखेंगे जो महात्मा गांधी जी के विचार थे और सुभाष चंद्र बोस जी के विचार थे उसमें काफ़ी मतभेद था, उसमें अंतर था। तो आप असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने वापस लिया 5 फरवरी 1922 को, जिसका खुल करके विरोध जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, और 1929 में सुभाष चंद्र बोस जी ने लाहौर में गांधीवाद से असंतुष्ट होकर के 1929 में सुभाष चंद्र बोस लाहौर में जो अधिवेशन हो रहा था, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, उसमें गांधीवाद या गांधी जी के विचारों से असंतुष्ट होकर के उन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की, कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। और इसके बाद आप देखेंगे कांग्रेस के अधिवेशनों में इन्होंने 2 अधिवेशन का नेतृत्व किया था। पहला था हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा मतलब गुजरात में हुआ था, और 1938 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस जी थे। और आप इसमें देखेंगे कि भारत के विकास के लिए या भारत के योजनागत विकास के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने योजनागत एक मॉडल प्रस्तुत किया और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई। ये महत्वपूर्ण प्रश्न था कि जो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1938 में जो है हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसी में पहली बार जो है योजनागत एक मॉडल प्रस्तुत किया गया और जो है नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी, उसके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा एक अधिवेशन होता है त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश में है। त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में हुआ 1939 ईस्वी में। इसके भी अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस जी थे, लेकिन वहाँ पर देखेंगे कि गांधीवादी विचारधारा के लोगों और सुभाष चंद्र बोस जी के विचारों में काफ़ी मतभेद हुआ और सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। कब किया था? 1939 ईस्वी में किया था। और 21 अक्टूबर उसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना घटती है कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी सिंगापुर जाते हैं और सिंगापुर में 22 अक्टूबर 1943 को कैथगडल हनल नामक स्थान से भारत के 33 करोड़ जनता को संबोधित करते हैं। कहाँ पे? 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर पहुँचते हैं और 22 अक्टूबर 1943 को कैथगडल हनल से, ये स्थान है कैथगडल हनल सिंगापुर का, वहाँ से जो है भारत की जो उस समय आबादी लगभग थी 33 करोड़, वहाँ से जो है जनता को संबोधित करते हैं
और आप देखेंगे इसी संबोधन में, सिंगापुर से जो उन्होंने संबोधन दिया, इसी में जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित किया। उन्होंने जो है राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया। यहीं पर जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया और देश की जनता से यह आह्वान किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह उनका महत्वपूर्ण नारा था। और इसके बाद उन्होंने जो है सैनिकों से आह्वान करते हुए किसी भी राजनीतिक मंच पर भारत माता शब्द का बार बार प्रयोग किया। तो लेकिन ये राजनीतिक मंच था, लेकिन आप देखेंगे कि पहली बार भारत माता शब्द का जो प्रयोग था 1896 में शिकागो विश्व धर्म जो सम्मेलन हुआ था, उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे कई बन रहे हैं कि मतलब 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर पहुँचे। सिंगापुर के कैथेड्रल हनल नामक स्थान से इन्होंने भारतीयों को जो संबोधन किया, तो एक क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, सिंगापुर से संबोधन में अपने कहा था। और जो है दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया और भारत की जनता से यह आह्वान किया कि आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। और वहाँ से सैनिकों के आह्वान करते समय बार बार अपने मतलब राजनीतिक मंच से जो है भारत माता शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद देखेंगे 23 अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में एक अस्थायी सरकार का गठन किया और आज़ाद हिंद फौज की कई कमान या टुकड़ी बना दी। 23 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में क्या किया? अस्थायी सरकार वहाँ पे बनाई और जो आज़ाद हिंद फौज जिसका गठन मोहन सिंह ने किया था, फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका नेतृत्व किया आज़ाद हिंद फौज का। उन्होंने इसके लिए कई टुकड़ियाँ बनाई या कमान बनाई। उसमें एक प्रमुख टुकड़ी थी सुभाष ब्रिगेड। इसके 3 प्रमुख नेता थे, शाहनवाज, प्रेम कुमार सहगल और गुरुदत्त सिंह ढिल्लो। सुभाष ब्रिगेड के 3 प्रमुख नेता शाहनवाज, प्रेम कुमार सहगल और गुरुदत्त सिंह ढिल्लो। और दूसरी एक टुकड़ी थी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, जिसका नेतृत्व लक्ष्मी सहगल कर रही थी। और तीसरी नेहरू ब्रिगेड और चौथी गांधी ब्रिगेड के नाम से। आप देखेंगे ये जो सैनिक थे बाद में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जिसमें प्रमुख थे शाहनवाज, प्रेम कुमार सहगल और गुरुदत्त सिंह ढिल्लो। इन सबको गिरफ्तार करके अंग्रेज़ों ने जो है लाल किले में रखा। तो एक मुकदमा चलता है लाल किला मुकदमा। महत्वपूर्ण है कि लाल किला मुकदमा कब चला था, कौन नेतृत्व किया था इसमें वकीलों का, ये सब पूछता है। तो लाल किला मुकदमा जानिए किससे संबंधित है? आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों से संबंधित है। इसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनके ऊपर मुकदमे चले हैं, उनसे संबंधित है। तो यह जो है लाल किला मुकदमा कब चला? 1943 में चला था। किस पर चला था? शाहनवाज, प्रेम कुमार सहगल, गुरुदत्त सिंह ढिल्लो। इसको शॉर्ट में आप SPG के नाम से याद कर सकते हैं। इन तीनों के ऊपर जो है यह मुकदमा चलता है। और कांग्रेस ने जो है आज़ाद हिंद फौज के लोगों को बचाने के लिए आज़ाद हिंद बचाओ समिति का गठन किया। और इसमें महत्वपूर्ण हम देखते हैं कि इसका न्यायाधीश कौन था? वायसराय विस्काउंट वावेल था। इसका आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की सुनवाई के लिए जो है कोर्ट मार्शल का न्यायाधीश कौन था? वायसराय विस्काउंट वावेल। महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सरकार की ओर से जो वकील था वह जॉन फिलिप पिंटले थे। यहाँ पे देखिए एक चीज़ याद रखिए कि आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा कब चला था? 1943 में। और कहाँ चला था? लाल किले में चला था, इसलिए इसको लाल किला का मुकदमा कहते हैं। और जो है इसका वकील कौन था? सरकार का वकील जॉन फिलिप पिंटले थे और न्यायाधीश इसका जो है कौन था? विस्काउंट वावेल थे। तो कांग्रेस ने जो आज़ाद हिंद बचाओ समिति बनाया था, उसमें प्रमुख जो वकील थे, जो वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे, वो थे भूला भाई देसाई। बम्बई उच्च न्यायालय के वकील थे। ये महत्वपूर्ण है कि लाल किले मुकदमे में कांग्रेस का प्रमुख वकील कौन था? तो भूला भाई देसाई थे।
बम्बई उच्च न्यायालय से संबंधित थे। दूसरे के.एन. काटजू थे, कैलाश नाथ काटजू थे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भी थे। तेज बहादुर सप्रू जी थे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकील थे। जवाहरलाल नेहरू जी थे, दिल्ली उच्च न्यायालय के वकील थे। इसमें देखिए प्रमुख हैं भूला भाई देसाई, इनको याद रखिए आप कि भूला भाई देसाई ने लाल किले मुकदमे की सुनवाई किया था। दूसरे जो है के.एन. काटजू जी थे, फिर जो है तेज बहादुर सप्रू थे और जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू बाद में इस मुकदमे से हट जाते हैं। उनके स्थान पर एक रिटायर्ड जज थे मोहम्मद साहबजादा, इनको जो है नियुक्त किया गया। लेकिन ये लोग जो है आज़ाद हिंद बचाओ समिति या कांग्रेस के लोग मुकदमा हार जाते हैं। लेकिन जो है भारतीय जनमानस की भावनाओं को देखते हुए उस समय के वायसराय वावेल ने आज़ाद हिंद फौज के जो ये कैदी थे उनको जो है रिहा कर दिया। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि अंतिम बार ये जो है सुभाष चंद्र बोस ताइवान के फारगोसा हवाई अड्डे पर दिखाई दिए थे। उसके बाद ये कहाँ गए, मृत्यु हुई कि जिंदा थे, इनका कुछ पता नहीं चला। और आप देखेंगे कि मतलब द्वितीय विश्व युद्ध का इनको अपराधी भी घोषित कर दिया गया। लेकिन भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी का पता लगाने के लिए एक कमेटी बनाई थी जिसको मुखर्जी कमेटी कहा गया। और अब आज़ाद हिंद फौज के बारे में हमें लगता है कि काफ़ी कुछ इसमें बताए हम, और सुभाष चंद्र बोस के बारे में। अब यहाँ पे जैसे ये पूछ सकता है, बहुत से लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के थे, ज़्यादातर का आप देखेंगे वहाँ हवाई अड्डा है और सब काम जो है सुभाष चंद्र बोस के नाम से है। तो लेकिन ये जानिए सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था, कटक में हुआ था। और एक चीज़ जानिए कि किस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था। 1938 हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में, और 1939 जो है त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में। ये 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता करते हैं। लेकिन एक यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ ये था कि जब जो है त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता मध्य प्रदेश में ये कर रहे थे, वहाँ से इन्होंने इस्तीफा दिया और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। तो जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो अध्यक्ष इनके स्थान पे कौन हुआ था, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इनके स्थान पे अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। तो यहाँ कई क्वेश्चन हैं कि दोनों अधिवेशन आप याद करिए। हरिपुरा कहाँ था, गुजरात में था। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में था। फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना, 1939 में बना था। और राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और कहाँ से, सिंगापुर रेडियो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सिंगापुर रेडियो से ही इन्होंने कहा था। और भारत माता शब्द का प्रयोग राजनीतिक मंच से पहली बार किसने किया, तो इसको आप जानते रहिए कि सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। और जो अस्थायी सरकार का गठन, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कब जो है अस्थायी सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था सिंगापुर में, तो 23 अक्टूबर 1943 को किया था। लाल किला मुकदमा बहुत महत्वपूर्ण है कि 1943 में लाल किला मुकदमा चला था। किसके लिए था, आज़ाद हिंद फौज के जो कैदी पकड़े गए थे उन पे ये मुकदमा चला था। और उस मुकदमे में भारतीयों का नेतृत्व या कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा था, भूला भाई देसाई कर रहे थे। और यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन ये बनता है कि सुभाष चंद्र बोस के गायब होने या उनकी गुमशुदगी का पता लगाने के लिए कौन सी कमेटी का सरकार ने गठन किया था। कई कमेटियाँ बनी थी, लेकिन तत्कालीन सरकार, उस समय की सरकार ने एक कमेटी बनाया था, उसका नाम था मुखर्जी कमेटी। अब आगे जो है किसी महान व्यक्तित्व के बारे में जो सिलेबस में है, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनमें से किसी का आगे के चैप्टर में, आगे की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिए कि जो भी प्रोजेक्ट कार्य दिए जा रहे हैं, सोशल का हो या अदर विषय का हो, उसको आप लोग जो है ज़रूर पूरा करें। SCERT या PNP उसको बार बार मतलब उसका सब अवलोकन कर रही है, उसके बारे में वो जानकारी ले रहे हैं, कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए, कौन नहीं किया। तो जिससे आप लोगों को कोई समस्या न हो, आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि प्रोजेक्ट कार्य या अदर वर्क जो दिए जा रहे हैं, जब तक डायट बंद